ज़्यादातर मशहूर हस्तियां चर्चा में तब आते हैं जब वे किसी तरह के खराब क्षण, कंट्रोवर्सीज या कानून व्यवस्था से उलझते हैं। क्यानू रीव्स के केस में ये बिल्कुल उल्टा है। जितने साधारण, दयालु और विनम्र उनका स्वभाव है, उतना ही ज़्यादा लोगों ने उनकी चर्चा और तारीफ की है। 2011 के इस वीडियो में 16 मिलियन व्यूज़ हैं, जिसमें जब एक महिला ने अपनी मर्सिडीज एसयूवी को क्यानू रीव्स के क्लासिक 1975 नॉर्टन कमांडो मोटरसाइकिल पर चढ़ाया, जब अभिनेता एक मेडिकल बिल्डिंग के अंदर थे। बिवेलरी हिल्स पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की। क्यानू ने पुलिस वालों और महिला से बिल्कुल किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह बात की और वहां से कुछ देर बाद चल दिए। 2015 के इस वीडियो में क्यानू एक एयरपोर्ट से जा रहे हैं और अपने कुछ फैंस के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। वह कमर्शियल उड़ान भर रहे हैं और उनके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं है। क्यानू की निजी संपत्ति $350 मिलियन से भी अधिक है। इस वीडियो को 77 लाख व्यूज़ मिले हैं। मशहूर यूट्यूबर जो रोगन ने क्यानू के बारे में कुछ इस प्रकार व्याख्या की है। वह आदमी मेट्रो पर अकेले बैठता है। उसे अपनी हैसियत और पैसों का कोई रुबाब नहीं है। जब आप उसे देखते हैं तो वो मेरी तरह ही कपड़े पहनता है। हाँ, उसकी स्नीकर्स पर उसकी नियमित नज़र होती है। वह एक नॉर्मल आदमी है और ये अजीब है। किसी को भी ये अजीब लग सकता है कि लोग बुनियादी भले मानस शालीनता के लिए क्यानू की प्रशंसा करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटीज़ के लिए हमारी अपेक्षा को कम कर दिया गया है। लेकिन एक बार जब आप क्यानू की कठिन परिश्रम के साथ साथ उसकी अत्यधिक उदारता के बारे में जानेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि उसने हॉलीवुड में सबसे अच्छे व्यक्ति का खिताब क्यों अर्जित किया है। क्यानू के पिता मादक ड्रग्स के सेवन से जूझ रहे थे। वे हेरोइन बेचने के आरोप में जेल में थे, जब तक कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़ नहीं दिया। क्यानू सिर्फ 3 साल का था जब उसकी मां पैट्रिशिया को कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में अथक परिश्रम करके 2 बच्चों को पालना पड़ा। क्यानू के पालन पोषण के दौरान पैट्रिशिया ने 4 पुरुषों से शादी की और तलाक ले लिया। क्यानू की बहन के अनुसार उनकी माता की कई शादियों के कारण उनके बचपन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। हम अपना जीवन कैसे जीते थे, ये उस समय के नए पापा पर निर्भर करता था। कई पिताओं के होने के कारण ये बच्चे ज़्यादातर अपने दम पर थे। किम का दावा है कि हमने कभी किसी के साथ नहीं खेला, ना किसी के साथ घुड़सवारी की या क्यानू को हॉकी खेलते हुए कभी नहीं देखा। हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे स्थिर पिता जैसी छवि के बिना बड़े होते हैं, वह काफ़ी आक्रामक, क्रोधित और बिगड़ैल किस्म के होते हैं और अक्सर आगे चलकर शैतान बन जाते हैं। क्यानू शुरू से ही असफलता के लिए तैयार था। उसके शिक्षकों ने अस्पष्ट उदासी देखी जो काले बादल की तरह उस पर मंडरा रही थी। उसने एक हाई स्कूल से दूसरे हाई स्कूल में 5 साल से अधिक समय बिताया, जिसमें वो स्कूल भी शामिल था जहां उसे बहुत उग्र होने के कारण निष्कासित कर दिया गया। क्यानू बस उन बच्चों के रास्ते में आ रहा था। मुझे लगता है कि क्यानू को दूसरों से गहरा अलगाव महसूस हुआ, जिसने उसे अवांछित महसूस कराया, जो कि क्यानू के हॉलीवुड में आने पर भी नहीं बदला। क्यानू के एजेंटों ने उसे बताया कि उसका नाम काफ़ी जातीय है। उन्होंने इस पर विचार किया और क्यानू का नाम बदलकर केसी रीव्स रखने की कोशिश की, लेकिन जब भी उनके ऑडिशंस होते थे और वे केसी को बुलाते थे तो वो कोई जवाब नहीं देता था। जब क्यानू कैरी फ्रीजर से मिले तो सब कुछ बदल गया। उसने एक युवा व्यक्ति को बढ़ते हुए पुरुष बनते देखा,
लेकिन उन्हें बड़ी सफलता साल 1989 में एडवेंचर ड्रामा एडवेंचर्स ऑफ बिल एंड टेड से मिली। हालांकि फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन यह $10 मिलियन बजट के मुकाबले $40 मिलियन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता रही। टेड लोगन के रूप में रीव्स के चित्रण ने उन्हें महत्वपूर्ण रूप से हॉलीवुड प्रोफाइल में बुक कर दिया। निर्देशक स्टीव हैरिक ने प्रमुख भूमिका के लिए लगभग 200 से 300 अभिनेताओं की स्क्रीनिंग की। क्यानू इस भूमिका के लिए प्रशंसा पाने वाले पहले अभिनेताओं में से थे। स्टीव ने देखा कि उसमें कुछ प्रकार की प्यारी नासमझी थी। 1991 में एडवेंचर फिल्म माई ओन प्राइवेट इडाहो में उनके अभिनय ने एक आदमी का कैरियर बदल दिया। क्यानू ने स्ट्रीट हसलर के रूप में रिवर फिनिक्स के साथ सह अभिनय किया। फिल्मांकन से पहले निर्देशक गस वैन सेंट ने अभिनेताओं को 2 मुख्य भूमिकाओं की अवधारणा बनाने में संघर्ष किया। उन्होंने क्यानू और रिवर के एजेंट को स्क्रिप्ट भेजी और उनसे इसे अस्वीकार करने की उम्मीद की। रीव्स के एजेंट इस परियोजना के लिए तैयार थे। हालांकि फिनिक्स के एजेंट ने स्क्रिप्ट को पहले पेज के आधे हिस्से में ही पढ़ना बंद कर दिया और दृढ़ता से मना कर दिया। वैन सेंट ने क्यानू को व्यक्तिगत रूप से अपने घर पर रिवर फिनिक्स को स्क्रिप्ट देने के लिए मना लिया, क्योंकि वे दोनों अच्छे दोस्त थे। क्यानू ने निर्देशक पर बहुत बड़ा उपकार किया और 1990 में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान वह कनाडा में अपने पारिवारिक घर से फ्लोरिडा में फीनिक्स फैमिली रैंच तक अपनी मोटरसाइकिल चलाकर लगभग 2100 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद पहुंचे। रिवर ने स्क्रिप्ट पढ़ी और चाहते थे कि क्यानू को कास्ट किया जाए, लेकिन उन्होंने उसे ड्रग एडिक्ट हसलर की जटिल भूमिका निभाने के लिए मना लिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। सबसे अजीब बात यह है कि रिवर को क्यानू से कहीं अधिक प्रशंसा मिली। फिनिक्स ने विंस फिल्म फेस्टिवल, नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स और इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। दुर्भाग्यपूर्ण, रिवर फिनिक्स कई दिनों तक कोकेन और हीरोइन का सेवन करने के बाद अपने हॉलीवुड वाइपर रूम में दम तोड़ दिया, ठीक अपने भाई बहन और प्रेमिका के सामने। क्यानू ने कई वर्षों तक रिवर के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता का उल्लेख शायद ही कभी किया हो, लेकिन रिवर की मृत्यु के 30 साल बाद भी क्यानू के दिल पर एक ताज़ा घाव की तरह महसूस होती है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से कहें तो क्यानू द्वारा उस मोटरसाइकिल को चलाना कोई बड़ा बलिदान नहीं था। उस आदमी को बाइक चलाना पसंद है। हालांकि द डेविल एडवोकेट के फिल्मांकन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ दिया जो 99% अभिनेता नहीं चाहेंगे: पैसा। द डेविल एडवोकेट एक अलौकिक थ्रिलर है जो एक युवा वकील की कहानी है जो सफलता और प्रलोभन की दुनिया में गहराई तक उतरता है। कास्टिंग करते समय निर्माता ने जॉन मिल्टन की भूमिका के लिए ऑस्कर विजेता एल पचिनो से संपर्क किया, जिन्होंने चरित्र की घिसी पिटी रोल के कारण 3 बार इस भूमिका को ठुकरा दिया। क्यानू ने लाखों डॉलर की भारी वेतन कटौती की ताकि निर्माता एल पचिनो की वेतन मांग को पूरा कर सके, और एक बार फिर क्यानू के बलिदान से उनके अलावा सबको फायदा हुआ। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $61 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिल्म में एल पचिनो के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, लेकिन क्यानू की नहीं। और ये आखिरी बार नहीं था जब उन्होंने अपने वेतन का कुछ हिस्सा छोड़ा था। अभिनेता ने कथित तौर पर 90% वेतन में कटौती की ताकि वो रिप्लेसमेंट्स में जीन हैकमैन के साथ अभिनय कर सकें। साल 1993 में क्यानू को सकारात्मक समीक्षा मिलने के बावजूद शेक्सपियरियन की रोमांटिक कॉमेडी मच अडू अबाउट नथिंग में भूमिका मिली। रीव्स की आलोचना हुई क्योंकि उन्हें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में वर्स्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नामांकित किया गया। 2 अन्य निराशाजनक फिल्मों के बाद
क्यानू का करियर लाइफ सपोर्ट पर था। सौभाग्य से उसके लिए कुछ बड़ा होने वाला था। स्पीड, एक एक्शन क्लासिक जिसका आधार एक ऐसी बस के इर्द गिर्द घूमता है जिसकी गति 50 मील प्रति घंटे से कम होने पर आतंकवादी उसमें विस्फोट कर देता है। साल 1993 में स्टूडियो के अधिकारी ऑफिसर जैक ट्रेवन के किरदार के लिए अभिनेता की तलाश कर रहे थे। वे टॉम क्रूज, टॉम हैंक्स और वीजली स्नाइप्स पर विचार कर रहे थे, लेकिन आखिर में ये रोल क्यानू को मिल गया। और फिर से क्यानू को इस रोल को निभाने के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निर्देशक जैन डिम्बॉन्ट नहीं चाहते थे कि किरदार के बाल लंबे हो, इसलिए क्यानू ने अपना सिर मुंडवा लिया। लेकिन तब स्टूडियो के अधिकारी मुड़ा हुआ सिर को लेकर इतने परेशान हो गए कि उन्होंने उनसे विग पहनने की मांग की, लेकिन ये निर्देशक का दृष्टिकोण था, इसीलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। हालांकि और भी समस्याएं थीं। डिबॉन्ट को नहीं लगता था कि क्यानू इतना मजबूत दिखाई देता है। क्यानू के साथ बात यह थी कि वह बहुत बचकाना है। मैं नहीं चाहता था कि वह एक बच्चे की तरह लगे। क्यानू ने एक बार फिर निर्देशक के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन्होंने अपने फ्रेम को भरने और भूमिका के लिए अपना आकार प्राप्त करने में 2 महीने बिताए। शुरुआत में क्यानू घबराए हुए थे। ये क्यानू की केवल दूसरी एक्शन फिल्म थी, लेकिन कड़ी मेहनत का फल उन्हें मिला। साल 1994 की गर्मियों में स्पीड रिलीज हुई, जिसने $30 मिलियन के बजट पर $350 मिलियन की कमाई की और 1994 की सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं फिल्म बन गई और 2 अकादमी पुरस्कार भी जीता। और यदि आपको ये जानने के लिए एक और कारण की आवश्यकता है कि क्यानू को पैसे की कितनी कम परवाह है, तो सुनिए। उन्होंने स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल में अभिनय करने के लिए $12 मिलियन ठुकरा दिया, जबकि स्पीड उनके करियर का अब तक का सबसे सफल प्रोजेक्ट था। क्यानू किसी भी कलाकार के खिलाफ नहीं थे जो इस परियोजना में शामिल था, लेकिन उस समय मुझे यकीन है कि हम सभी ने कभी कभी इस तरह की भावना महसूस की होगी जब चीज़ें सही नहीं लगती हैं, और इस निर्णय के कारण मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। क्यानू को 20th सेंचुरी फॉक्स ने 1 दशक के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये ठीक था जब उन्होंने अपने पैसों का बलिदान दिया। हॉलीवुड के अधिकारी उन लोगों को दंडित करना चाहते थे जो लाखों कमाने के रास्ते में आ रहे थे। दुर्भाग्य से उनके लिए ब्लैकलिस्ट ने क्यानू को वैश्विक सुपरस्टार बनाने से नहीं रोक पाया, क्योंकि उनकी अगली फिल्म क्यानू को जीवन काल तक स्थापित करने वाली थी। द मैट्रिक्स एक डायस्टोपियन भविष्य को दर्शाता है, जिसमें मानवता एक नकली वास्तविकता के अंदर फंस गई है, जिसे बुद्धिमान मशीनों ने अपने शरीर को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए मनुष्यों को ध्यान भटकाने के लिए बनाया है। भूमिका की तैयारी के लिए क्यानू ने कई महीनों तक गहन मार्शल आर्ट परीक्षण लिया, जो गंभीर चोट से जूझ रहे होने के कारण काफ़ी कठिन था। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक उभरी हुई डिस्क थी, जिसके कारण ट्रेनिंग से पहले उनकी रीढ़ की हड्डी में 2 स्तरीय संलयन हुआ और एक प्लेट उनके गले में लगानी पड़ी। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि वो फिल्म नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने नेक ब्रेस का परीक्षण लिया। रिलीज़ होने पर मैट्रिक्स को समीक्षकों से व्यापक प्रशंसा मिली, जिन्होंने इसके नवीन विजुअल इफेक्ट, एक्शन दृश्यों, सिनेमेटोग्राफी और मनोरंजन मूल्यों की प्रशंसा की। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी, जिसने $63 मिलियन के बजट के मुकाबले $463 मिलियन से अधिक की कमाई की। वार्नर ब्रदर्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली यह फिल्म साल 1999 में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। क्यानू ने कथित तौर पर $14 मिलियन कमाए और फिल्म के बाद अतिरिक्त $40 मिलियन कमाए प्रॉफिट के तौर पर।
मैट्रिक्स एक क्लासिक फिल्म थी। क्यानू एक दिग्गज कलाकार का दर्जा हासिल करने से पहले एक सफल अभिनेता बन चुके थे। इस फिल्म के साथ मानो क्यानू को उसके पिता का त्याग और अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोना पर्याप्त दर्द नहीं था। वह अपने जीवन के इस उच्चतम शिखर में पहुंचकर एक और दुखद स्थिति का सामना करने वाला था। क्यानू और उनकी गर्लफ्रेंड जेनिफर 24 दिसंबर 1999 को 8 महीने की गर्भावस्था के बाद उन्होंने रीव्स के साथ अपने बच्चे को जन्म दिया, जो मृत पैदा हुआ। प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित और अपने बच्चे को खोने का दुख, ये रिश्ता टिक नहीं सका क्योंकि क्यानू और जेनिफर अंततः अलग हो गए। वे अच्छे दोस्त बने रहें और एक साथ वापस आने की कगार पर थे, जब तक कि साल 2001 में जेनिफर की एक दुखद कार दुर्घटना में मृत्यु नहीं हो गई, क्यानू से मिलने के ठीक एक दिन पहले। इस अथाह त्रासदी के बावजूद भी क्यानू मजबूत बना हुआ है और इस दुख को दूसरों को देने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करता है, क्योंकि इसके कुछ ही समय बाद क्यानू ने एक कैंसर फाउंडेशन शुरू किया। साल 2009 में क्यानू ने खुलासा किया कि उनका एक निजी फाउंडेशन है जो 5-6 साल से चल रहा है और ये कैंसर अनुसंधान में बच्चों के कुछ अस्पतालों की सहायता करता है। मैं इसके साथ अपना नाम जोड़ना पसंद नहीं करता। मैंने फाउंडेशन को बस वही करने के लिए छोड़ दिया जो वो करता है। जहां अधिकांश मशहूर हस्तियां कोई अच्छा काम करते समय अपनी भव्यता और दिखावा करने की कोशिश करती हैं, क्यानू ने इसे यथासंभव लंबे समय तक निजी रखा। लेकिन उनकी उदारता यहीं नहीं रुकी। सीक्वल द मैट्रिक्स के निर्माण के दौरान क्यानू ने एक दृश्य फिल्माया जहां उनका चरित्र नियो एजेंट स्मिथ के क्लोनों के एक समूह से लड़ने वाली लड़ाई में शामिल था। 1 दर्जन स्टंटमैन जिन्होंने दृश्य में अलग अलग स्मिथ के रूप में अभिनय किया, उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देने के लिए क्यानू ने उदारतापूर्वक टीम के प्रत्येक सदस्य को एक बिल्कुल नई हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल दी। और ये एकमात्र मौका नहीं था जहां उन्होंने कलाकारों को उपहार दिए। रीव्स ने जॉन विक चैप्टर 4 के स्टंट टीम को कड़ी मेहनत के लिए व्यक्तिगत रोलेक्स सबमरीन नरघड़ियां दी। घड़ियों की कीमत $10,000 थी। उन्होंने अपने मैट्रिक्स रिसरेक्शन स्टंट टीम की सराहना के प्रतीक के रूप में प्रीमियर के लिए सभी खर्चों का भुगतान करके उनकी यात्रा बुक करने का ख्याल रखा। रीव्स ने यात्रा और होटल आवास प्रीमियर टिकटों का भी देखरेख किया और यहां तक कि अन्य उपहारों के साथ आमंत्रित लोगों के लिए एक विशेष पोस्ट प्रीमियर ब्रंच का भी आयोजन किया। कई समाचार आउटलेट्स द्वारा यह बताया गया कि क्यानू ने अपनी मैट्रिक्स के पैसे का 31.5 मिलियन या 70% कैंसर अनुसंधान के लिए दान किया है। हालांकि यह कहानी सच नहीं है। क्यानू रीव्स ने अपने वेतन का 70% दान नहीं दिया, उनके प्रचारक ने पुष्टि की। इंटरनेट तुरंत इस कथा के साथ दौड़ा, क्योंकि जब भी उन्हें क्यानू की उदारता की प्रशंसा करने का कोई बहाना मिलता है तो वह कुछ ऐसा करेगा। विडंबना यह है कि जिस हाव भाव ने उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा और ध्यान दिलाया वो अब तक का सबसे सरल और सामान्य था। 2011 में न्यूयॉर्क सिटी सबवे में क्यानू का ये वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें एक महिला को भारी बैग ले जाते हुए देखने के बाद उसने इस सीट की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या वो बैठना चाहती है। महिला ने दूसरी सीट स्वीकार कर ली, जिस पर क्यानू उसे बैठने देने के लिए उठ गए। इस वीडियो को 42 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। बस कुछ लिमोजिन के बजाय मेट्रो की सवारी करना था। एक व्यक्तिकृत ड्राइवर रखने के विचार ने लोगों को आइकॉन के प्रति आकर्षित कर दिया। अपनी सीट छोड़ने की बात तो दूर की बात है, महिलाओं के साथ उनकी कई तस्वीरें वायरल हुईं जो उनके न छूने की नीति की ओर इशारा करती हैं। उन्हें एक सम्मानित राजा माना जा रहा था, क्योंकि वह महिलाओं के साथ फोटो लेते समय
उन पर हाथ रखने से इनकार करते हैं और वह उनकी पीठ से कुछ इंच की दूरी पर हाथ रख देते हैं। क्यानू के लिए ये बिल्कुल विपरीत है। वायरल क्यानू समाचार में वो बेघर लोगों को दान दे रहा है, या सड़कों पर लोगों के साथ समय बिता रहा है, या डॉगी के साथ खेल रहा है, या हम पर वास्तविक ज्ञान छोड़ रहा है। क्यानू ने हॉलीवुड में मिली भारी सफलता के साथ जो दर्द सहा है, उसके बावजूद उसने एक आत्मधर्मी आत्ममुग्ध व्यक्ति के बजाय एक दयालु विनम्र व्यक्ति बने रहना चुना। अधिकांश मशहूर हस्तियां प्रसिद्धि और भाग्य के लिए अपनी आत्मा बेच देती हैं। क्यानू अपनी प्रसिद्धि और भाग्य का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करता है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि दयालुता के सबसे छोटे कार्य के लिए उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है। क्यानू रीव्स ने बार बार साबित किया है कि वो हॉलीवुड के मानकों के अनुसार एक महान व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक महान इंसान है। मुझे पता है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाली घंटी को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।